हेलो एवरीवन। वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके जानदार बैच में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। इफेक्टिवनेस मतलब कि टाइम आप काम आपका टाइम पे पूरा होना चाहिए, एंड एफिशिएंसी मतलब आपका काम जो है सही तरीके से कम कॉस्ट में का काम हो जाए। एंड हर कंपनी के अंदर काम को इफेक्टिव भी करना जरूरी है और एफिशिएंट करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर आपसे कहता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे। मैनेजमेंट होता है क्या है? मैनेजमेंट आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट आपका हर जगह लगता है। मैनेजमेंट आपका मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस है जो कंटिन्यू होता रहता है। मैनेजमेंट एक आपकी ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट एक आपका डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हम ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य, मैनेजमेंट करने का उद्देश्य क्या है। ओके, मैनेजमेंट करने का उद्देश्य क्या है, जिसमें आपसे सबसे पहले कहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज human and non-human resource in the organizational in the most efficient and effective manner। कहता है कि हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं, उसका उद्देश्य क्या है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कंपनी का इससे प्रॉफिट होता है। कहता है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है। इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर करती है ह्यूमन को या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को कंपनी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और कंपनी आपको सैलरी दे रही है, तो कंपनी आपसे उतना काम करवा लेगी जितनी आपको सैलरी दे रही है। और कंपनी क्या करती है, जब भी कोई रॉ मटेरियल लेके आती है उसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है। जैसे कि एक कंपनी है, मान लेते हैं ABC लिमिटेड। उस कंपनी के अंदर एक आपका कोई सामान आया है, रॉ मटेरियल। कंपनी करेगी उसको, मान लेते हैं क्लोथ का एक मान लेते बिजनेस करती है कंपनी, उसे शर्ट्स बनवाती है। तो कंपनी का जो कपड़ा आएगा, कंपनी कोशिश करेगी इससे से ज़्यादा शर्ट बन जाए। पहली कोशिश तो कंपनी की ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कि जिस ह्यूमन रिसोर्स को मैंने इधर रख रखा है, इट मीन्स जो एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, उनसे मैं एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनवा लूँ, शर्ट्स बनवा लूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट करने से पहला प्रॉफिट तो ये होता है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, कंपनी का खुद का प्रॉफिट हो जाता है। अगर कंपनी के अंदर एक सही तरीके से मैनेजमेंट होता है तो कंपनी अपना ही प्रॉफिट चाहती है उसके अंदर। तो इससे ये होता है क्या है, पहला आता है सर्वाइवल। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अगर अगर अच्छे से मैनेजमेंट कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी, सर्वाइव कर सकती है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है हम बस मार्केट के अंदर टिके रहें, मार्केट के अंदर काम करते रहें। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रिवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। कहता है कंपनी, हर कंपनी चाहती है क्या कर सके, वो इतना पैसा कमा सके जिससे क्या कर सके, वो पूरी पूरी कॉस्ट अपनी निकाल सके। जैसे कि मान लेते हैं कंपनी है, उसको शर्ट बनाने में कम से कम पूरी टोटल अगर सब खर्चा मिला के एक शर्ट को बनाने में लगते हैं 200 रुपये। तो कंपनी चाहती है कम से कम मेरी ये शर्ट कितनी की बिक जाए, 200 रुपये की तो कम से कम बिक ही जाए। उससे ज़्यादा बिके तो अच्छी बात है, वरना कम से कम तो उसकी 200 रुपये की तो बिक ही जाए। इट मीन्स जितना कंपनी ने उसमें लागत लगाई है, अपनी कॉस्ट को उस कंपनी करना चाहती है, कवर करना चाहती है। तो वही लिखा है, कंपनी सर्वाइव तभी कर सकती है जब कंपनी जितने का सामान बना रही है कम से कम उतने का तो बेच ही दे। उससे कम अगर बेचेगी तो लॉस में चल जाएगी कंपनी। वैसे अगर उतने का भी बेच रही है जितने का बना रही है तो तब भी कंपनी में लॉस में है, बट वो लॉस उसको कम से कम अपनी जेब से देना तो नहीं पड़ रहा। कभी ये ना हो कि 200 रुपये की शर्ट बना रहे हो आप और बेच रहे हो 190 रुपये की, 10 रुपये अपनी जेब से डाल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 200 की बन रही है तो वैसे तो ऑब्वियस, अगर आप 200 की बन रही 300 की तो कम से कम बेचो। बट अगर कम से कम भी अगर बेच रहे हो, बिल्कुल लास्ट टू लास्ट 200 से कम आप नहीं बेच सकते, क्योंकि 200 की तो आपको खुद को पड़ी हो कॉस्ट उसकी, सब कुछ मिला मिलो के एम्प्लॉयज़ की सैलरी सब कुछ कर करा के 200 रुपये की शर्ट्स बनी हो। ठीक है, तो कम से कम अगर कंपनी बिल्कुल जिस रेट पे खरीदा उस रेट पे भी बेच रही है तो कंपनी मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रॉफिट। सर्वाइवल इज नॉट इनफ। अब आप सोचोगे क्या बोलते, मैं लाइफ टाइम तक बिजनेस ऐसे ही कर लूँ, 200 का सामान है 200 का ही बेच देता हूँ।
ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर कंपनी अगर ऐसे ही करती रहेगी तो कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकती। कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल, मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो प्रॉफिट मतलब है कि हर कंपनी चाहती है कि अगर कंपनी सर्वाइव कर रही है, सर्वाइव हमने देखा कि कंपनी कर रही है 200 का सामान बना रही है तो 200 का ही बेच रही है, इससे ये मार्केट में टिकी तो रहेगी, बट वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती क्योंकि कंपनी 200 का सामान 200 बेच रही है। हाँ, अगर कंपनी 200 का सामान 250 में बेचती है, 250 में भी बेचती है तो 50 का तो प्रॉफिट कमा रही है। तो खाली सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, प्रॉफिट अर्न कर सको। ये आपको करता है वाइट इंसेंटिव ऑफ द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। इससे क्या होता है कि आपका भी मन लगता है कि हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो आपको भी ऐसा काम करना है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तो चलो आप ऑन कॉस्ट पे सामान को बेच दो, बिल्कुल स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रॉफिट ऐड करते चलो, क्योंकि आपका भी उस काम में तभी मन लग सकता है क्योंकि जब आपको उससे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो, 200 का बना रहे हो, 200 के लोगों को बेच रहे हो, आपको तो कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो आपका कुछ वो काम करने का लंबे समय तक मन भी नहीं करेगा। स्टार्टिंग में तो आप कर दोगे, पर आप सोचो कि 10 साल 20 साल आप वही काम करो, नहीं करोगे क्योंकि उससे आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब आता है ग्रोथ। ऑब्वियस है, जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप बिजनेस नीड टू एड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन लॉन्ग रन। अब कंपनी को लंबे समय तक भी चलना है तो इसके लिए कंपनी को प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। तो वही कहता है ग्रोथ, मतलब कि अगर कंपनी लंबे समय तक टिकना चाहती है तो कंपनी को प्रॉफिट करके उसको कुछ पैसे को आगे के लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो कह रहा है इंक्रीज इन द सेल और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ग्रोथ मतलब क्या है कि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आया, ज़्यादा लोग हमारे से शर्ट्स खरीदे। ओके, तो कह सकते हैं बिजनेस एक क्या करना चाहता है, कोई कंपनी सर्वाइव भी करना चाहती है। इट मीन्स कि कम से कम कॉस्ट तो निकल जाए। हर बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें होनी जरूरी हैं। कम से कम सामान की कॉस्ट निकल जाए, उससे कंपनी को प्रॉफिट हो जाए, और उस प्रॉफिट को कंपनी आगे इन्वेस्ट करके क्या कर सके, कंपनी को ग्रो भी कर सके। तो हमने देखा मैनेजमेंट से हमारे को ये फ़ायदा होगा। ये तीनों चीज़ें तभी पॉसिबल है जब कंपनी में सही टाइप्स की मैनेजमेंट हो रही हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो रही हो। अगर ये तीनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो इससे प्रॉफिट किसका, एम्प्लॉयज़ का, मालिक का? ऑब्वियस है मालिक का ही प्रॉफिट है, मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा इससे। हाँ, बट कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ को भी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी, एम्प्लॉयज़ की जॉब नहीं जाएगी, कंपनी ग्रो कर रही है तो एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा हायर करेगी कंपनी। बट मेन प्रॉफिट किसका है, कंपनी का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। ओके, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या आपका, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका, आपका कंपनी का है। तो वही आपसे कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारे को ये दिख गया कि कंपनी अगर सही टाइप से मैनेजमेंट कर रही है तो कंपनी सर्वाइव भी करेगी, कंपनी प्रॉफिट भी कमाएगी, कंपनी अगर एक ग्रोथ भी करेगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि क्या बोलते हैं, अपने लिए काम करना, प्रॉफिट्स के लिए काम करना। अब कंपनी का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, इट इन्वॉल्व्स अ क्रिएशन ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर अ बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। हर कंपनी का फर्ज बनता है कि वो पैसा कहाँ से कमा रही है, लोगों के पास से पैसा कमा रही है, तो कुछ लोगों के लिए करना भी तो जरूरी है ना, फ्री में। फ्री में मतलब कि इन द सेंस कि लोगों के लिए सोशल वेलफेयर भी करना जरूरी है। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। अगर आप कुछ भी सामान, अगर कंपनी अगर ये कुछ भी सामान बना रही है तो उस सामान से जो जहरीली गैसेस निकलती हैं वो ऐसा सामान ना बनाए। इससे किसका फायदा होगा, लोगों का। जो जो लोग क्या करते हैं, एयर को इनहेल सभी लोग करते हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत से लोगों की मतलब कह सकते हैं हेल्थ इशू आएगी। तो इससे अगर ये कंपनी लोगों का इस तरीके से प्रॉफिट कर रही है, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब जो कंपनी हार्मफुल गैसेस का जो सामान है वो नहीं बनाती है, इससे प्रॉफिट किसका हो रहा है, कस्टमर्स का, जो हमारे आसपास के जो लोग, पॉपुलेशन का प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी को कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ता है। ये नहीं कि खाली अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में भी हमेशा हम उसको सोचना जरूरी है। गिविंग प्रायर अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कहता है कि क्या करता है ये, गिविंग एम्प्लॉयर अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सबसे बड़ा नुकसान है सोसाइटी का,
डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही है गिविंग एम्प्लॉयर की कंपनी को हमेशा क्या करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देगी तो लोगों की क्या होगी, गरीबी हटेगी। ओके, अगर कंपनी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे रही है इससे क्या होगा, गरीबी हटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट हटेगी। अब इससे होगा क्या कि लोगों की जब जॉब रहेगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेगी, लोग अपनी स्किल्स का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उसको आगे ग्रो करेंगे, तो कंपनी इस तरीके से भी लोगों का प्रॉफिट कर रही है। थर्ड सॉरी, प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज लाइक द स्कूल्स एंड द क्रैचेस टू एम्प्लॉयज़, क्या कर देना चाहिए, जैसे कि कुछ कुछ वैसे तो कम होता है, जैसे कि आपने अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो कंपनी को ना PF भी होता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं जिसको हम, तो कंपनी को क्या भी देना चाहिए लोगों को, प्रोविडेंट फंड में होता क्या है कि आपके अगर मान लेते हैं आपको 20,000 सैलरी मिल रही है, तो आपकी सैलरी में से कुछ परसेंट मान लेते हैं 1,000 रुपये कंपनी अगर देती है, प्रोविडेंट फंड में डाल देती है। वो 1,000 नहीं डालेगी, 1,000 तो आपकी तरफ से, 500 जेब से एक्स्ट्रा आपके लिए इकट्ठा कर देती है। वो आपके लिए करती है, अपनी जेब से 500 रुपये एक्स्ट्रा डाल देती है। आप अपने आपकी सैलरी से 1,000 जाएंगे, अपनी जेब से 500 रुपये, टोटल हर महीने 1,500 रुपये जाएंगे जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब उस कंपनी से निकलते हैं तो कंपनी उस अमाउंट को 1,500 इंटू में जितने महीने आपने दिया वो सब करके आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो कंपनी के ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि लोगों के लिए कुछ वेलफेयर करे, बोनस दे लोगों को, ठीक है। तो कंपनी का ये भी क्या बनता है, मेरे सॉरी बोनस तो नीचे वाला पार्ट है आपका, सोशल ऑब्जेक्टिव में है कि कंपनी कर सकती है लोगों की ऐसे हेल्प भी कर सकती है। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्टिव्स, दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फाई देयर नीड्स। कह सकते हैं कि कंपनी तभी चल पाएगी जब आप क्या करोगे, लोगों को कह सकते हैं मोटिवेट करोगे, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, क्योंकि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे कहता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कंपनी को एम्प्लॉयज़ के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हर कंपनी खाली बस अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कंपनी ग्रो कर जाए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी तभी काम करेंगे जब आप एम्प्लॉयज़ के लिए भी काम करोगे। कंपनी अपना प्रॉफिट तो देखिए, साथ में एम्प्लॉयज़ का भी प्रॉफिट देखिए। जैसे कहता है कंपनी फाइनेंशियल नीड्स, जो इंसान जितना काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, ना ही कम ना ही बहुत ज़्यादा। जो इंसान अपना जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से सैलरी ज़रूर मिलनी चाहिए, उसको वेजेस सैलरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर उसने इतने दिन काम करा है तो उसको उतने दिन की सैलरी मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें कंपनी में होनी ज़रूरी है। फिर आपका आता है सोशल नीड्स। कंपनी को लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किससे मतलब कि हम एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं तो हमारे को एम्प्लॉयज़ से बड़े तमीज़ से बात करनी चाहिए। ये नहीं समझना कि हम मालिक हैं तो हमारे को इस तरीके से बातें करनी है, तो हमारे को करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। हाई लेवल नीड जैसे कि पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कंपनी को अगर खुद को डेवलप करना है तो लोगों को पहले मोटिवेट, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। तो कंपनी का खुद का ऑब्जेक्टिव है ये, कंपनी का पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि कंपनी को अच्छी सैलरी देनी लोगों को। दूसरा सोशल नीड्स क्या होगा कि लोग मुझे पहचाने, लोगों से मुझे किस तरीके से बात करनी है, किस वे में बात करनी है। ओके, हाई लेवल नीड्स सच एज अ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंपनी को किस किस में कितनी कितनी का करनी है, डेवलपमेंट ग्रोथ करनी है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्पिंग इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, अगर मैनेजमेंट कंपनी में नहीं होगा तो बिल्कुल भी काम नहीं हो सकता। मैनेजमेंट करने से होता क्या, हम काम को बांट देते हैं और उस काम को समय पर पूरा करते हैं। अगर हम काम को ना ही बांटे, ना ही कुछ समय में पूरा करें तो काम हो ही नहीं पाएगा। अब आपको भी पता है, जैसे कि आप 12th में आ गए हो तो आपको पता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, कन्फर्म्ड है ना, वो आपको पता है फेब या मार्च में होंगे। तो वो चीज़ आपको पता है ना, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले से ही कर रहे हो आप। अगर आपको पता चले कि क्या बोलते हैं अपनी मर्जी कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इतनी प्रिपरेशन नहीं करोगे, गारंटेड है, या कुछ बच्चा ज़्यादा कर लेगा। ओके, इतना हो गया आपका। और आपका कि एक जो मैनेजर होता है उसका टास्क ही यही होता है कि क्या करना, उसकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। हर कंपनी की डायरेक्शन एक होती है कि मुझे इस साल क्या चीज़ करनी है। मान लेते हैं अगर एक कंपनी है ABC, उसकी जैसे हमने देख रहे थे क्या बोलते हैं, हम क्लोथ पे काम कर रहे थे, कंपनी करती है हर साल मान लेते हैं
500 शर्ट्स बेचती है। ओके, अब कंपनी का इस साल नया टारगेट है, कंपनी चाहती है मेरी इस साल 800 शर्ट्स बिक जाए। अब कंपनी क्या करेगी, तो 300 शर्ट्स जो कंपनी ने इस साल एक्स्ट्रा सोची है, कंपनी इसके बाद मैनेजमेंट करेगी सही तरीके से। मैनेजमेंट मतलब कि काम को सही तरीके से लोगों को असाइन करेगी, लोगों को देगी एंड उन पर ध्यान रखेगी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर कंपनी सोचे ही ना कि मुझे 800 शर्ट्स बनानी है, कंपनी सोचे कि जो हो रहा है छोड़, जितना बिक रहा है उतना बिकने दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे तो कंपनी आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए क्या होता है, मैनेजमेंट करने से क्या होता है, आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाते हो, सही टाइम पे चीज़ों पर डिसीजंस ले पाते हैं आप। नेक्स्ट आपसे कहता है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट से क्या होता है, एफिशिएंसी अच्छी होती है। द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट से क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी मतलब कि आपकी कॉस्ट धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, तो कोई भी आपके सामान में चोरी नहीं कर सकता। चोरी करेगा तो सामान की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कि अगर मैंने अगर कोई घर बनवा रहा हूँ, घर के अंदर अगर उसने कहा था कि मुझे 5,000 ईंटें चाहिए, तो मैंने उसको ला के दे दी, बट चाहिए थी खाली 4,000 ईंटें। 1,000 ईंटें कर लेगा, छपा के वो ले जाएगा, क्योंकि मैं अब मेरा घर बन जाएगा, पेंट हटा के मैं सबको तोड़ ताड़ के गिरूंगा तो हूँ नहीं मैं ईंटें, मैंने उसके भरोसे दे दिया था उसको मैंने, तो वो झूठ तो बोल सकता है। समझ रहे हैं आप? तो क्या है कि एफिशिएंसी, द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट। कंपनी का मैनेजर का एम ये होता है कि कॉस्ट को कम से कम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके एंड इंक्रीज, और सामान अच्छा बने। बट ये पॉसिबल तभी ही है जब सही तरीके से प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, कंट्रोल। नहीं आया होगा समझ, कोई दिक्कत नहीं, इनके पूरे प्योर एक चैप्टर है, एक एक करके चैप्टर, 5 चैप्टर हमारे इसके। प्लानिंग का अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग, डायरेक्टिंग का अलग, स्टाफिंग का अलग, कंट्रोलिंग का अलग। ठीक है, तो आपके इसके 5 चैप्टर अलग हैं। तो इससे एक ही कंपनी कर सकती है, अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ला सकती है, काम को अगर सही तरीके से मैनेज करवाएगी स्टार्टिंग से तो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कहता है मैनेजमेंट क्या होता है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लगता है, डायनामिक मतलब कि आपको पता है हर कंपनी के अंदर हर डेली हमारा एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो आपको मैनेजमेंट इस तरीके से करने कि हमारी मैनेजमेंट उसके अंदर भी क्या हो जाए, फिट हो जाए। जैसे कि कहते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपको पता है हमारा एनवायरनमेंट डेली डेली चेंज होता रहता है, कभी धूप कभी बारिश, या हमारे और चीज़ों में भी चेंज होता रहता है। It is generally seen that the individuals in an organization resist change, as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer or more challenging one. आपको पता है आज के टाइम में हमारा environment कितनी जल्दी चेंज हो रहा है कि आज के टाइम में AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत से लोगों की जॉब जा रही है, कंपनी जल्दी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। आपको शायद वाला केस पता होगा कि अभी जैसे चैट जीपीटी निकला था, ये भी एआई टूल है, अगर आपको ना पता हो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसकी मदद से आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके, तो एआई जो है चैट जीपीटी, जब ये निकला था तो बहुत सारे जो यूज़र्स थे वो शिफ्ट हो गए थे गूगल से चैट जीपीटी पर। बट जब गूगल को पता चला कि क्या बोलते हैं मेरे पास से यूज़र्स कम होते जा रहे हैं और एआई आता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है, ज़्यादा लोग चैट जीपीटी पर जा रहे हैं, तो उसके बाद उसने डिसाइड करा कि मुझे भी एक एआई टूल लेके आना है। ओके, तो उसने करा एक जेमिनी। ठीक है, GEMINI, ये आपका एक गूगल का एक आपका एक एआई टूल है जिसकी मदद से आप अपने बहुत सारे काम करवा सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस पे लेके आया, तो यही इसको बोलते हैं डायनामिक। अब आपको होता है डेली डेली हमारे मतलब कंट्री के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, एआई नए नए टूल्स आते रहते हैं, नई नई एप्लीकेशंस आती रहती हैं, कंपनी को उसके हिसाब से क्या करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। अगर आप आज बैंक में जाते तो बैंक वाले कहता है आज काम आप इस तरीके से हो रहा है, अगले दिन जाते तो नहीं काम आज इस तरीके से हो रहा है। डेली डेली बैंकों में काम भी क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कंपनी को भी अपने उस तरीके से इन्वायरमेंट को चेंज जो होता रहता है उसको कंपनी को उस तरीके से मैनेजमेंट करने की उसके अंदर फिट हो जाए। तो मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट अगर जब भी आप करोगे ना, तो आप सोचोगे आप जो आप सोच रहे हो वही चीज़ हो तो जाएगी, बट उसके अंदर कह सकते हैं मुसीबतें बहुत आएंगी, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डेली डेली चेंज होता रहता है, आज कुछ तो कल कुछ होता है।
ठीक है। तो उसके अंदर जैसे आपको होता है, अगर मान लेते किसी पर्सन ने 2020 में जनवरी में उसने क्या करा था, उसने ये टारगेट बनाया था, मुझे इस साल क्या करना है, 500 शर्ट से मुझे 1000 शर्ट बनानी है। ध्यान से सुन लेना, डेट क्या बोली, जनवरी 2020, कोरोना ईयर, ठीक है। मार्च में कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, अप्रैल मई जून मतलब बहुत सारी कंपनीज बंद रही थी। तो कंपनी का उस समय मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डिसअपॉइंटेड हो गया था, कि कंपनी ने जो सोचा था बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ें क्या होती रहती है, मैनेजमेंट के अंदर होती रहती हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट आपकी मदद करता है किस चीज़ के अंदर, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट। ये तीनों चीज़ अगर कंपनी के अंदर हो रही हैं तो कह सकते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। कंपनी चाहती है उसमें को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। तो कंपनी का प्रॉफिट पाने के लिए तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी को प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कहते हैं आ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर that individual members are able to achieve personal goals while contributing टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कंपनी का क्या होता है कि एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, तो कंपनी उस चीज़ पे काम करती है। कंपनी के गोल्स होते हैं, चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करती है, अपने बहुत सारे एफर्ट्स डालती है क्या करने के लिए, चीज़ों को पाने के लिए। तो वही कहते हैं मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। मैनेजमेंट नहीं है तो कंपनी में काम भी सही तरीके से नहीं होगा। अब आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी। मैनेजमेंट बहुत मदद करता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। वाइल अचीविंग द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट ऑल्सो एम टू डेवलप द सोसाइटी। अब कंपनी ने, अभी हमने देखा जस्ट ऊपर, इधर तो कंपनी ने करा अपना प्रॉफिट कर लिया, कंपनी इधर अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव सोच रही है कंपनी। अब कंपनी का फर्ज ये भी बनता है कि सोसाइटी के बारे में भी कुछ सोचे, सोसाइटी के बारे में भी कुछ सोचना जरूरी है। तो आपसे कहता है मैनेजमेंट आपकी मदद करता है इन द डेवलपमेंट सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। While achieving the development of the organization, management also aim to develop society by giving the importance to social obligations. Efficient management helps to provide good quality. कंपनी का ऑब्जेक्टिव अब ये बनता है कि लोगों को, कस्टमर्स को सही क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कराया जाए। जितना उनसे पैसा लिया जा रहा है उतने का उनको सामान भी दिया जाए, जितना ज़्यादा सामान हो सकता है। एंड इससे क्या होता है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है कंपनी को एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करनी है, कंपनी को एम्प्लॉयमेंट भी करनी है, कंपनी को क्रिएट करनी है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से क्या होता है, लोगों का फ़ायदा होता है कि हम लोगों को जॉब मिल जाती है। ओके। तो कंपनी अगर अपना प्रॉफिट देख रही है तो कंपनी को साथ के साथ आपका प्रॉफिट भी, मतलब कि अपने सोसाइटी का प्रॉफिट भी देखना चाहिए। अब मैंने जस्ट ऊपर भी बात करी थी, कंपनी का पहला ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा इन्वायरमेंट हार्म नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को। अभी आप ऐसा कुछ सामान बना रहे हो जिससे हमारे इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपसे कहता है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मदद करता है इन द डेवलपमेंट सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। While achieving the development of the organization, management also aim to develop society by giving the importance to social obligations. Efficient management helps to provide good quality products. कंपनियाँ करती है सही टाइप का क्या करती है, सामान प्रोवाइड करती है, सर्विसेज देती है, एंड एम्प्लॉयमेंट भी ये करती है, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी ये करती है, क्रिएट करती है। तो आपसे कहता है कि क्या वो यहाँ पर क्या होता है आपका, कि कंपनी आपके लिए भी करती है, काफ़ी ज़्यादा मदद करती है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट इससे होती है, तो कंपनी सोशल के लिए भी काफ़ी सारा काम करती है। ओके, इतना क्लियर है। चलिए अगर हम हाँ आवाज ये अपने ये स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है आपका, एक मिनट पहले इसको रब कर देते हैं हम। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर तीन नेचर होते हैं। मैनेजमेंट होता है, एक आर्ट भी होती है, मैनेजमेंट एक साइंस भी है, एंड आपका मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। ओके, सबसे पहले आज हम करेंगे अपना टॉपिक जिसमें है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का, जिसमें आपसे कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन
of existing knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. Following features. कहते हैं कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, एक कला है। मैनेजमेंट करना एक माइंड का काम है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप मैनेजमेंट कर लो, आप नहीं कर सकते किसी कंपनी की, मेरे से कहा जाए मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट करना इतना आसान बात नहीं है। आपने देखोगे, आपको कुछ अगर आप भी क्या पता उसमें से एक हो, क्या पता आपके फ्रेंड्स ऐसे हो कि उनके ना उनका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है कि इस जैसे अगर आपने भी बहुत सारा टाइम टेबल बनाया होगा, मैं इसमें पढ़ूंगा, 8 से 9 मुझे पढ़ना है, 9 से 10 मुझे टीवी देखना है, फिर मुझे खेलना है, फिर मुझे स्कूल का काम करना है, सब आप टाइम टेबल बना लेते हो, बट आपको पता आप कभी उसको फॉलो करते हो? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 100 अगर बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से बहुत ही, मान लेते 2 बच्चे ही ऐसे होंगे जो बच्चे अपने टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। जो टाइम टेबल बना रहे हो ना आप, उसको ही कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब बच्चे करते हैं कि मोटिवेशन के लिए, मान लो किसी ने आपको बहुत ज़्यादा कह दिया बेटा पढ़ा करो, पढ़ने से ये होगा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, बट अगर आप उस दिन क्या करोगे, आप कहोगे मुझे 4 से 9 तक तो पढ़ना ही है, इतना आपको पता है। एकदम से अगर आप बहुत नहीं पढ़ते हो तो आप एकदम से 5 घंटे नहीं पढ़ सकते। तो मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं होता, मैनेजमेंट इतनी आसान तरीके से नहीं होता। मैनेजमेंट को करने के बहुत कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है मैनेजमेंट करना। तो आर्ट इज स्किलफुल, ये जो आर्ट है ना पूरी स्किल से भरी हुई होती है, ये पूरी है जो आर्ट है पूरी क्या होती है, स्किल से भरी हुई होती है। पर्सनल एप्लीकेशंस एंड पर्सनल ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, इसमें नॉलेज आपकी काम करती है, आपके रिजल्ट्स काम करते हैं। कैन बी एक आइडिया आपको कब मिलेगा, ऐसी नॉलेज आपको कब मिलेगी, जब आप काम को करते रहोगे, जब आप काम को करते रहोगे। जैसे आप 12th में अकाउंटेंसी में जैसे आपने पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप, उसमें शायद आपको भी इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भी आपकी स्टार्टिंग स्टेज है। ओके, और अभी हमारा ज़्यादा भी हुआ भी नहीं है, नॉर्मल हमारी टोटल 2 क्लासेस हो चुकी हैं आज को मिलाकर, तो इतना अभी आपका ज़्यादा हुआ भी नहीं है। ओके, तो ये कह सकते हैं कि बस अगर हम इसी चैप्टर को अगर आप मेरे से 10 या 12 क्लासेस भी लेते हैं, आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना आ जाएगा, आप चीज़ों को कर पाएंगे एंड आपके लिए चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी। ओके, तो आपके लिए चीज़ें क्या होती जाएंगी, ईजी होती चल जाएंगी। तो वही है कि अगर आप जब तक चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ करना बड़ा ईजी होता चला जाएगा। और मैनेजमेंट को करना आपके लिए उतना ही आसान हो पाएगा। अब जो मैनेजमेंट करता है वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो इंसान का मैनेजमेंट करता है, बट उसको कह सकते हैं, वो देखो जब वो भी फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट कर रहा हो किसी कंपनी की, उसने भी अच्छी मैनेजमेंट नहीं करी होगी, बट उसने वहाँ से अपनी गलती को सीखा एंड उसके आगे उसने चीज़ को प्रोसीड करा, उसने उस सेम गलती को दोबारा दोहराया नहीं। ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है कि यार आप भी हो, अगर जो गलती आप करते हो उस चीज़ को दोबारा रिपीट मत करो, उस चीज़ से आप समझो एंड उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम बेटर करने की सोचो। तो यही है मैनेजमेंट एक आर्ट, जिसमें क्या होता है आप अपने पूरी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज का, एंड ये आपको एक्वायर्ड तभी होती है जब हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। अब आता है फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कहते हैं एन आर्ट लिटरेट ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक, प्री पर्पसनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। कह सकते हैं कि जैसे आपका ये है कि जैसे कि कहते हैं कोई भी एक आर्ट है, जैसे कि मान लेते लिटरेचर ऑन डांसिंग, लोगों के आगे बोलना, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग करना लोगों के आगे, गाना गाना लोगों के आगे, प्री सपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या इसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज का काम है, बताइए। ये चीज़ एक ऐसी है जो लोगों के अंदर एक नॉलेज आती है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर आप एक्टिंग करते हो एकदम से, तो जैसे अगर हमारे जो हीरोज़ होते हैं फिल्म में, जो हीरोज़ होते हैं, हीरोइंस होती हैं, वो भी एक्टिंग जिन्होंने फर्स्ट टाइम करी होगी, उन्होंने भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करी होगी जो आज के टाइम में कर रहे हैं। वो अभिषेक बच्चन जी हैं, जो मतलब फर्स्ट टाइम वो भी कभी इंटरव्यू देने गए होंगे इस चीज़ का अपना, उन्होंने भी कोई फर्स्ट फिल्म बनाई होगी, क्या उन्होंने उसमें अच्छी एक्टिंग करी होगी जो वो आप करते हैं, जो मतलब उन्होंने जो अपनी कह सकते हैं 50-60 फिल्म के बाद करी एक्टिंग? नहीं, क्योंकि उनको वो चीज़ एक्सपीरियंस हो गया, वो चीज़ को कैसे कैसे करनी है, अब उनकी हैबिट बन चुकी है, हैबिचुअल हो चुकी है उस चीज़ के लिए कि फिल्म को कैसे बनाना है, कैसे एक्टिंग करनी है, सब चीज़ उनके लिए नॉर्मल है। बट फर्स्ट डे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं होता।
अगर मान लेते हैं, अगर आप स्टेज पे स्कूल में जब असेंबली होती है उसके स्टेज पे आप खड़े होकर कुछ मान लेते हैं कि आप कुछ नहीं बोलते हैं। काफ़ी स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को पोएम्स पढ़वाई जाती हैं, वो अगर आप पोएम्स पढ़ते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ते और आपको पूरी असेंबली के आगे 2000 बच्चों के आगे खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपको कह सकते हैं हेजिटेट होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा डरोगे। ठीक है, कि मैं कैसे बोलूँगा, कि मैंने गलती से कुछ गलत वर्ड तो नहीं बोल दिए, कभी मैं डर जाऊँगा, बहुत नर्वस हो आप होगे। फर्स्ट डे तो आप पक्का होगे, सेकंड डे आप थोड़ा सा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वाले से, थर्ड थोड़ा और कम, फोर्थ और कम, धीरे धीरे कर करके आपके और जो एक्सपीरियंस होगा फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा बोलने में। ओके, तो कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आपके दिमाग में थ्योरेटिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आप नॉलेज तभी गेन करोगे जब आप चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहोगे, बट आपको उस चीज़ को दोबारा से मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो कहता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे जो माइंड में होती है। Personified applications, the use of this basic knowledge varies from individual to individual। कह सकते हैं जो नॉलेज होती है वो हर इंसान में अलग अलग होती है, कभी भी किसी इंसान में सेम नहीं होती। जैसे कि दो डांसर्स हैं, क्या जो दो डांसर हैं, एक डांसर मान लेते हैं ए है और दूसरा डांसर बी है, क्या जो दोनों डांसर हैं ए और बी, क्या ये दोनों डांसर बिल्कुल सेम डांस करते होंगे? क्या दोनों के अंदर बिल्कुल सेम फीचर्स होंगे? आंसर इज नो। कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा बिल्कुल। कोई दो स्पीकर्स हैं, कोई दो राइटर हैं, बिल्कुल सेम लिखते होंगे? आंसर इज नो, कुछ तो डिफरेंट लिखते ही होंगे। तो ये कहता है पर्सोनिफाइड एप्लीकेशन की कोई भी इंसान सेम नहीं हो सकता। थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। सारी जो हमारी आर्ट है वो सारी क्या होती है? प्रैक्टिकल। Art involves creating practice of existing theoretical knowledge. Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of creativity is required to practice the basic principles learned. For example, a musician makes a unique composition based on 7 basic notes। कहते हैं कि all art is practical। सारे आर्ट क्या होते हैं? प्रैक्टिकल। कि आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ, बट ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी हम आर्ट को ना बैठे बैठे नहीं सीख सकते। ठीक है, जैसे कि आपको अगर स्विमिंग करनी है, आप स्विमिंग की फ़ोन पे यूट्यूब पे आप कितनी भी वीडियो देख लो कैसे स्विमिंग करते हैं, आप उससे खाली थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो, माइंड में समझ सकते हो कि हाँ चीज़ कैसे करी जाती है, बट आप रियल में नहीं सीख सकते जब तक आप उस चीज़ के अंदर पूल के अंदर जाएंगे नहीं। तो आपको चीज़ों को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। आप चीज़ों को, हर चीज़ को माइंड में याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते चीज़ों को, कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल भी करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। सिंस आर्ट इज कंसर्न विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप बिना प्रैक्टिस करे चीज़ों को समझ नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन है, आई यूनिक कंपोजिशन बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। वो एक म्यूजिशियन जो गाना गाता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, उस माइंड में से उस चीज़ों को एक पेज पे लिख लेता है, अपनी थ्योरी को पेज पे लिख लेता है, उसके बाद जाके करता है वो आगे काम प्रोसीड करता है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना मैनेजमेंट कैन बी सेट एट। जो हमने ये 3 पढ़े हैं उसके नीचे जो हमारे इसके जो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। और जो आपका होमवर्क है आज का, देखिए आपने मे बी अभी यहाँ तक पढ़ लिया होगा, बट आपने होमवर्क बिल्कुल भी नहीं भेजा मुझे। तो आपने अभी तक यहाँ पे ये आपने ये अच्छे से याद कर लिए होंगे सारे आपके जो बोले थे। इनको मैंने बोलता बोल्ड हेडिंग अच्छे से कर लेना, बोल्ड हेडिंग अच्छे से समझ भी लेना और पढ़ भी लेना, बहुत ज़रूरी है। और ये तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ज़्यादा चांसेस हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो हमने आज करी है, एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ये मत करना चाहिए आप याद अभी, खाली बस आपने यहाँ तक ही बस अच्छे से याद कर लेना। ओके, और आप इसको अच्छे से याद करके अच्छे से समझ लो। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर छोटा सा डाउट है तो माइनर डाउट मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम मैसेज, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा डाउट है, अगर आप मेरे से अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो 15 से लेकर 20 मिनट्स या थोड़ी उससे एक्सीड भी कर सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। आप अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं, उसको आपके कोई भी चार्जेस नहीं है। बस करना क्या है आपको, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है।
बाय फ़ोन या बाय आपका व्हाट्सएप, बाय इंस्टाग्राम मैसेज, बाय टेक्स्ट मैसेज या बाय ईमेल आईडी या मेल करोगे आप मुझे अपना नाम, स्कूल का नेम, सब्जेक्ट एंड आपको किस टॉपिक में डाउट आपको वो लिख देना है। फिर उसके बाद मैं आपकी क्लास का स्केड्यूल आपको सेंड कर दूंगा किस टाइम हमारी क्लास होगी एंड उस समय आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी आपकी क्लासेस हुआ करेंगी आपके पर्सनल डाउट लिए जाएंगे, कोई आपके ग्रुप डाउट्स नहीं होंगे। ओके, जिस जिस बच्चे के डाउट्स होंगे पर्सनल उसको डाउट्स दिए जाएंगे, कोई ग्रुप डाउट्स नहीं होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करिए क्योंकि वो भी हमारे साथ एनरोल हो सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।